Namaste. Myself Dr. Riva Gupta from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Associate Professor in Department of Kriya Shari, Faculty of Ayurveda Science. आज का हमारा सेशन है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा पार्ट 3। यह सेशन बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि हम हमारे पिछले दो सेशंस में मूलभूत सिद्धांत पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेशन में हमने पंच महाभूत सिद्धांत पढ़ा था, उसके बाद हमने त्रिदोष और त्रिगुण सिद्धांत पढ़ा है। अब हम आते हैं हमारे लोक पुरुष साम्य पर। जो मनुष्य है वो इस सृष्टि का अंश है, मनुष्य भी इस सृष्टि से ही उत्पन्न हुआ है। अतः जो जो तत्व इस सृष्टि में पाए जाते हैं वही तत्व पुरुष या हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। उसी प्रकार जितने तत्व हमारे शरीर में अर्थात प्राणी मात्र के शरीर में होते हैं, उतने ही तत्व इस संसार में भी पाए जाते हैं। इसके लिए आचार्य ने कहा है कि यावंतो ही लोके मूर्ति मंतो भाव विशेषः तावंतः पुरुषे यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। अर्थात जितने भाव इस संसार में उपस्थित हैं, उतने ही भाव मनुष्य के शरीर में उपस्थित हैं, और जितने भाव मनुष्य के शरीर में उपस्थित हैं, उतने ही भाव इस संसार में उपस्थित हैं। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि जो सृष्टि है और जो पुरुष है यानी जो प्राणी मात्र है, उसमें दोनों में समान रूप से भाव पाए जाते हैं। और जब हमें ये ज्ञान होता है कि जो सृष्टि में है वही हमारे शरीर में है, तो जो हमारी बुद्धि है, जो सत्य बुद्धि है, वो उत्पन्न होती है, और जो हमारी विभेदक बुद्धि है, जो अलग अलग करती है हमें, वो नष्ट होती है। इसी के बारे में उदाहरण देते हुए आचार्य ने कहा है कि जैसे ये संसार पंच महाभूतों और अव्यक्त ब्रह्मा से मिलके बना हुआ है, उसी तरह हमारा शरीर भी पंच महाभूत और आत्मा से मिलके बना हुआ है। इसका उदाहरण देते हुए बोला गया है, विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य नीला यथा धारयंती जगत देहम कफ पित्ता नीला तथा। कि जिस प्रकार सोम यानी चंद्रमा, सूर्य और वायु इस जगत का धारण करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, उसी तरह वात पित्त और कफ भी अपने कर्मों के द्वारा हमारे शरीर का धारण करते हैं। जैसे कि जो सूर्य है वो इस संसार में अपने विसर्ग कार्य अर्थात यूनियन बंध बनाने के द्वारा संसार का धारण करता है, वैसे ही कफ हमारे शरीर में रहता है। जिस प्रकार सूर्य इस संसार में आदान कर्मों के द्वारा हम धारण करता है, वैसे ही हमारे शरीर में पित्त अपने ट्रांसफॉर्मेशन वर्क के द्वारा शरीर का धारण करता है। जैसे इस श्लोक में अनिल अर्थात वायु अपने विक्षेप कर्म करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में वात अपने विक्षेप कर्म करती है। जो पुरुष और लोक है, उन दोनों में जो समानता है उसको कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी को हमारी मूर्ति से बराबर बताया गया है कि जो जैसे पृथ्वी है वैसे ही हमारी मूर्ति या स्ट्रक्चर है। जैसे आप है यानी जल है, वैसे क्लेद है अर्थात जो हमारे शरीर में जलियांश होता है वो। जो बाहर तेज है, अग्नि है, वह हमारे शरीर में अभिसंताप है। जो बाहर वायु है वह हमारे शरीर में प्राण वायु है। जो लोक में आकाश है वह हमारे शरीर में सुषेय भाग अर्थात जो छिद्र है वह है। ब्रह्मा को अंतरात्मा से, ब्रह्म विभूति को अंतरात्मा विभूति से, ब्राह्मी विभूति को सत्व से, इंद्र को अहंकार से, आदित्य को आदान कर्म से, रुद्र को रोष से, सोम को प्रसाद से, अष्टवसु को सुख से, अश्विनी कुमारों को कांति से, विश्ववेद को इंद्रियों से, ज्योति को ज्ञान से, तम को मोह से, सर्ग आदि अर्थात सृष्टि उत्पत्ति को जो गर्भाधान होता है उससे, कृत युग को बाल्यावस्था से, त्रेता युग को युवावस्था से, द्वापर युग को वृद्धावस्था से, कलयुग को आतुर अवस्था से और युगांत को मृत्यु से कंपेयर किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जो भाव इस संसार में उपस्थित है, इस जगत तथा यूनिवर्स में उपस्थित है, वही भाव हमारे शरीर में भी उपस्थित है। तो इस तरह से हम लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को समझते हैं। इसके बाद आता है सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत क्या है? जो हमारी चिकित्सा है इसका प्रयोजन होता है शरीर में धातुओं की साम्यता करना। धातु जो हमारे शरीर में धातुएं अलग अलग 7 धातुएं बताई गई हैं, इसके अलावा जो दोष है, मल है, उन सभी की साम्य अवस्था होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि हमने स्वस्थ की परिभाषा में देखा था कि सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया। तो
दोष, धातु, अग्नि और मल, ये सब सम अवस्था में रहना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो वही धातु साम्य हमारा प्रयोजन होता है। तो इन धातुओं में या तो क्षय होता है, या वृद्धि होती है, या कोई विकृति आती है। तो यदि धातुओं में क्षय या वृद्धि है, तो उस क्षय या वृद्धि का जो हम चिकित्सा करते हैं, वह हम सामान्य और विशेष सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसके लिए बताया गया है कि सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्कृत, अर्थात जो सामान्य है वो एकता लाता है, यानी जो भाव है उनको एक करता है, और विशेष भावों को अलग अलग करता है। इसी प्रकार तुल्यार्थता ही सामान्यम, अर्थात जो एक ही अर्थ वाले भाव है, यानी जिनका अर्थ समान है, वह सामान्य है, और विशेषस्तु विपर्य है, और जो उनकी विपरीत भाव है वो विशेष है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपभ्यस्तु, अर्थात जो सामान्य होता है वह हमेशा सभी भावों की वृद्धि का कारण होता है। अर्थात जो द्रव्य आपस में सामान्य होते हैं वो एक दूसरे की वृद्धि करते हैं, और ह्रास हेतु विशेषस्य, और जो विशेष होता है वो ह्रास का या कमी का या क्षय का कारण होता है। प्रवृत्ति रूपभ्यस्तु, यहाँ पे प्रवृत्ति रूपभ्यस्तु मतलब है कि जो दोनों की प्रवृत्ति है, अर्थात जो सामान्य और विशेष, इन दोनों की प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए। प्रवृत्ति मतलब जो इनका सामंजस्य है उसको बनाए रखना चाहिए। शरीर में जो धातुएं हैं उनका साम्य बनाए रखने के लिए हमें सामान्य और विशेष इन दोनों को संतुलित अवस्था में रखना चाहिए। अब सामान्य और विशेष के भेद। सामान्य और विशेष को दोनों को तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अभी द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष क्या है? तो जब किसी द्रव्य की पूर्ति उसी द्रव्य से की जाती है, अर्थात उसकी किसी द्रव्य की वृद्धि यदि द्रव्य से की जाती है तो उसे हम द्रव्य सामान्य कहते हैं। यदि किसी द्रव्य के लिए या किसी भाव के लिए उसी के समान गुण वाले द्रव्यों का यूज करके उसकी वृद्धि की जाती है तो उसे गुण सामान्य कहते हैं। इसी तरह किसी भाव के लिए उसके समान जो कर्म वाले द्रव्य हैं उनका यूज करके यदि उसकी वृद्धि की जाती है तो उसे कर्म सामान्य कहते हैं। इसी प्रकार द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष भी होते हैं। अब इसको हम कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे कि वात है, तो वात के लिए कटु, तिक्त, कषाय, रुक्ष, लघु और शीत गुण वाले जो द्रव्य होंगे वो है द्रव्य विशेष होंगे। पित्त के लिए अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य द्रव्य विशेष द्रव्य सामान्य होंगे। इसी तरह श्लेष्मा के लिए श्लेष्मा, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र और पिच्छल गुण वाले द्रव्य सामान्य होंगे। शुक्र के लिए क्षीर, घृत, मधुर, शीत, स्निग्ध गुण वाले द्रव्य सामान्य होंगे। इसी तरह मूत्र के लिए इक्षु, वारुणी, मंड, मधुर, अम्ल और लवण रस वाले द्रव्य सामान्य होंगे। पुरीश में कुलमाश, माश, यव, शाक, धान्याम और कुशकुंड अर्थात मशरूम, ये इसके लिए द्रव्य सामान्य होते हैं। अर्थात यदि इनमें से किसी का शरीर में क्षय होता है तो उसके जो द्रव्य विशेष, द्रव्य सामान्य गुण वाले जो द्रव्य बताए गए हैं उनका यूज करके हम उनकी वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार विशेष के यदि हम उदाहरण देखते हैं तो वात दोष के लिए जो स्नेह यानी ऑयल होता है वो द्रव्य विशेष होता है। स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थिर और मंद गुण वाले जो द्रव्य हैं वो गुण विशेष होते हैं। और बस्ती और आराम करना यानी रेस्ट, ये इसके लिए कर्म विशेष होता है। अर्थात इन सभी से वात का क्षय होता है। इसी प्रकार पित्त के लिए घृत द्रव्य विशेष होता है। शीत और मंद गुण वाले द्रव्य गुण विशेष होते हैं। विरेचन, संगीत और श्रवण करने वाले संगीत और श्रवण करने, ये इसके लिए कर्म विशेष होता है। अर्थात इन सब से पित्त का क्षय होता है। इसी तरह कफ के लिए मधु द्रव्य विशेष होता है। वृक्ष, उक्ष्ण, लघु, खर और सर गुण वाले द्रव्य गुण विशेष होते हैं। और वमन और व्यायाम इसके लिए कर्म विशेष होता है। अर्थात इन सब से कफ का क्षय होता है। इस प्रकार हम चिकित्सा में सामान्य और विशेष सिद्धांत का उपयोग करते हैं। यदि किसी भाव की वृद्धि है
तो उसे विशेष द्रव्यों का यूज करके कम किया जाता है, और यदि किसी भाव का क्षय है तो उसके लिए सामान्य द्रव्यों का यूज करके उसकी वृद्धि की जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है स्रोतस। स्रोतस क्या है? श्रवणात् स्रोतांसी, अर्थात जो सिक्रीशन करते हैं, जो संवहन करते हैं, जो निर्माण करते हैं, उन्हें हम स्रोतस कहते हैं। इनकी उत्पत्ति गर्भावस्था में ही हो जाती है। गर्भावस्था में वायु द्वारा इनका निर्माण होता है। इनका स्वरूप, ये जिस भी धातु का वहन करते हैं या निर्माण करते हैं उसके अनुसार ही उसका वर्ण होता है। ये गोल होते हैं, स्थूल हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और स्रोतस दीर्घ आकृति के होते हैं और प्रतान सदृश, अर्थात जैसे एक पत्ते में शिराएं फैली होती हैं वैसे इनका स्वरूप होता है। आचार्य चरक ने स्रोतस के लिए श्रवणात् स्रोतांसी कहा है, अर्थात जो सेक्रेशन करते हैं वह स्रोतस होते हैं। नॉर्मली स्रोतस स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। जो स्रोतस है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आभ्यंतर और बाह्य स्रोतस। आभ्यंतर स्रोतस वह होते हैं जो शरीर से बाहर नहीं खुलते हैं, जिनकी ओपनिंग बाहर नहीं होती है, जबकि बाह्य स्रोतस वह होते हैं जिनकी एक ओपनिंग शरीर के बाहर होती है, अर्थात जिनमें एक्सटर्नल ओरिफिस प्रेजेंट होता है। देन आता है नंबर ऑफ स्रोतस। स्रोतस कितने होते हैं हमारे शरीर में? तो इसके लिए आचार्य ने अलग अलग संख्या दी है। जैसे आचार्य चरक वैसे मानते हैं कि स्रोतस असंख्य होते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि स्रोतस असंख्य है, वहीं इन्होंने स्रोतस की संख्या 13 बताई है। 13 आभ्यंतर स्रोतस बताए हैं और 9 छिद्र बताए हैं। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने 22 स्रोतस अर्थात उन्हें 11 पेयर्स बताए हैं कि 11 जोड़े होते हैं, तो टोटल 22 आभ्यंतर स्रोतस होते हैं और 9 एक्सटर्नल ऑरिफिसेस बताए हैं, यानी बाह्य छिद्र बताए हैं। साथ ही ये भी मेंशन किया है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें 3 छिद्र अतिरिक्त पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस और उनके मूल स्थान बताए हैं। प्राणवय स्रोतस का मूल स्थान हृदय और महास्रोतस होता है। उदक वह का स्रोतस का मूल स्थान तालु और क्लोम है। अन्नवय स्रोतस का मूल स्थान आमाशय और वाम पार्श्व है। रसवय स्रोतस का मूल स्थान हृदय और रसवाही धमनियां है। रक्तवय स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लिया होता है। मांसवय स्रोतस का मुख्य स्थान स्नायु और त्वचा होता है। मेदवय स्रोतस का मुख्य स्थान वृक्क और वपावहन होता है। अष्ठीवय स्रोतस का मुख्य मूल स्थान मेद और जगन होता है। मज्जावय स्रोतस का मूल स्थान अस्थि और संधि होता है। शुक्रवय स्रोतस का मूल स्थान वृषण और शेफ बताया गया है। मूत्रवय स्रोतस का मूल स्थान बस्ती और वंशन बताया है। पुरुषवय स्रोतस का मुख्य मूल स्थान पक्वाशय और गुदा बताया है, तथा स्वेदवय स्रोतस का मूल स्थान मेदो और रूमकुंभ बताया है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने स्रोतस को योगवाही स्रोतस बताया है। यहाँ पे जो स्रोतस है वह जोड़े में बताए गए हैं कि हर स्रोतस जो है वो युग्म में या पेयर में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट प्राणवय स्रोतस का मूल स्थान हृदय और रसवाही धमनियां बताई है। उदकवय स्रोतस का मूल स्थान तालु और क्लोम बताया है। अन्नवय स्रोतस का मूल स्थान आमाशय और अन्नवाही धमनियां बताया है। रसवय स्रोतस का मूल स्थान हृदय और रसवाही धमनियां बताया है। रक्तवय स्रोतस का मूल स्थान यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां बताया है। मांसवय स्रोतस का मूल स्थान स्नायु और त्वचा बताया है। मेदोवय स्रोतस का मूल स्थान कटी और वृक्क बताया है। शुक्रवय स्रोतस का मूल स्थान स्तन और वृषण बताया है। मूत्रवय स्रोतस का मूल स्थान बस्ती और मेत्र बताया है। पुरुषवय स्रोतस का मूल स्थान पक्वाशय और गुदा बताया है। साथ ही उन्होंने यहाँ अतिरिक्त एक स्रोतस बताया है आर्तवय स्रोतस, जिसका मूल स्थान गर्भाशय और आर्तवय धमनियों का बताया है। अब हम आते हैं जो बाह्य स्रोतस या एक्सटर्नल ऑरिफिसेस है उन पे। तो उनका नंबर अलग अलग बताया है, जैसे लाइक मेल्स में और फीमेल्स में। तो नेत्र दोनों में 2 हैं, नासा 2 है, कर्ण 2 है, मुख 1 है, मेढ्र 1 है, गुदा 1 है। स्तन मेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, फीमेल्स में 2 छिद्र हैं। योनि मेल्स में प्रेजेंट नहीं है, फीमेल्स में 1 छिद्र पाया जाता है। इस प्रकार हमारा आज का ये जो सेशन है कंप्लीट होता है और इसी के साथ आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत भी कंप्लीट होते हैं। ये साथ में क्वेश्चन बैंक है एक, इसमें आपको बताना है कि डिफाइन लोक पुरुष साम्य, डिस्क्राइब सामान्य विशेष सिद्धांत, देन टाइप्स ऑफ सामान्य विशेष विद एग्जांपल्स, number of sotas according to different acharyas,
मेंशन नेम एंड मूलस्थान ऑफ स्रोतस। ये कुछ रेफरेंस बुक दी गई हैं जिनसे आप पढ़कर इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स।